दिनेश गोयल जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, जैसे कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। और मैं उसी लाइन को दोहराऊंगी और इसमें एक लाइन ज़रूर ऐड करूंगी, जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक का सफ़र तय किया है। तो दिनेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो ये शून्य से शिखर तक का सफ़र है और आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सफ़र, इसमें ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल दिया? आभार है पहले तो सी न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। मैं समझता हूँ आपने एक बात कही कि अपनी मेहनत से, ना कि मतलब किस्मत के बल पर। मैं थोड़ा सा इसमें भिन्नता करता हूँ। किस्मत भी बहुत ज़रूरी है, और अगर ऊपर वाला मेहरबान है तो हर एक जना, मतलब कहते हैं ना, कहावत है, पहलवान है। तो मुझे भी लगता है कि ईश्वर कृपा के बिना कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं हो सकती, और मेहनत को भी सफलता तभी मिलती है जब ईश्वर कृपा साथ हो। आपने टर्निंग पॉइंट की बात करी, तो देखिए, बिना गुरु गत नहीं। सबसे पहले गुरु जो है माता पिता, और उसके बाद फिर अपने, जैसे मुझे सीए करने का मौका मिला तो मेरे वहाँ गुरु थे। तो उन लोगों ने कुछ स्टेजेस पर जहाँ हमने बहुत टेक्निकल एरर करी, तो एक बार मुझे वाकया याद है कि जब हम व्यापार कर रहे थे तो हमने कुछ समझौतों के साथ वहाँ पर माल बेचने की बात रखी। तो हमारे फादर ने कहा हमें, जब उन्हें पता चला, कि भैया अगर काम नहीं कर सकते तो कुछ और कर लो, लेकिन इस तरह से आप अपनी मनमर्जी से या अपने विम्स एंड फैंसीज के व्यापार के नियमों के विरुद्ध जाकर कोई काम करो तो ये ठीक नहीं। मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, और मेरे सोचने का तरीका पूरा उस चीज़ में बदला। उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई, कभी फैक्ट्री में कभी फायर हुई तो भी उनका हौसला अफजाई इतनी थी। उन्होंने कहा, साहब, कि अगर फायर, मेजर फायर हो गई, तो उन्होंने हमें कहा कि आप, मेरी आंखों में आंसू आ गए फैक्ट्री को देखकर। तो उन्होंने कहा, अगर रोने से काम चल रहा हो तो सबको बुला लो घर से, सब मिलके रोते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पर मेहनत करिए। तो उसके बाद हमने अपने काम को बस करते रहे, जो चीज़ चैलेंज आई सामने उसको करते रहे और सक्सेस मिलती रही। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोई विशेष प्रयास नहीं करा। हम जैसों को भी जब सफलता मिली तो किसी को भी मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और आज के जो युवा हैं वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए, नंबर कम आ गए, तो ये जो आपकी सीख है, ये मुझे लगता है इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, जैसे उन युवाओं के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हारते मैं हैं। अपने युवा साथी बच्चों को एक ही बात रेगुलर इस पॉइंट पे कहता हूँ और कहता रहूँगा कि देखिए, अगर कहीं पर असफलता साथ लगी है, क्योंकि सभी के जीवन में असफलता जरूर आती है, लगी है तो जरूर अच्छे के लिए होगी, कुछ ना कुछ नया दरवाज़ा आपके लिए खुलने जा रहा है। तो आप अगर जरा सा धैर्य रखेंगे और जरा सा अपने आप को बैकफुट पे कुछ समय के लिए धीरे रखकर अपना काम अपने फोकस के साथ करते रहेंगे, तो उसके लिए कोई बहुत बड़े प्रयोजन करने की जरूरत नहीं है। अपने आप सफलता आपके साथ लगने लग जाएगी, आपको एक धारा मिल जाएगी, एक नई प्रवाह मिल जाएगी, और जैसे अविरल कोई नदी बहती है उसको अपना अंजाम मिलता है, ऐसे आपको भी मिलेगा। बिल्कुल। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, अब मंच आपका भी है, तो 50-50 की भागीदारी निभानी है। गौरव जी, प्रणाम। तो सीधा एक सवाल रहेगा कि बात करते हैं स्वरोजगार की, बात करते हैं कि देश का युवा रोजगार देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल बड़ी आबादी यहाँ पर है। क्या मानते हैं कि स्वरोजगार देने का या स्वरोजगार लगाने का, एंटरप्रेन्योर्स बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री देखते हो या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री देखते हो, उतना शिद्दत से पूरा नहीं हो पाया है? रीजन क्या है? समस्या यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम में कमी की है, या वास्तव में वो यहाँ पर विचार वो भावना नहीं आ पाई है कि हमको रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला बनना? देखिए, कुछ विषम परिस्थितियां थी और पहले भी रहीं, जिसकी वजह से जो युवा था उन्होंने रोजगार लेना पसंद किया, और उसमें भी काफ़ी सक्सेस, क्योंकि बाहर भी, विदेशों में भी, जैसे आईटी सेक्टर की बात करें या कोई और नौकरी की बात करें, तो तुरंत डॉलर्स की अर्निंग देखकर आदमी प्रलोभन में आई जाता है और उस तरह से निकल जाता है। लेकिन उसकी विसंगतियां हम लोगों ने काफ़ी झेली। हमारे बहुत से हमारे साथी, हमारे एज ग्रुप के, हमसे बड़े ग्रुप के जो लोग हैं, वो लोग आज न्यूक्लियर फैमिली की तरह अकेले रह रहे हैं,
और आज उनके बच्चे विदेशों में और जगह सेटल्ड हैं, और उनके स्वास्थ्य का, उनके जो प्रति उन लोगों का दायित्व था, कहीं ना कहीं उसमें वो फेल हो रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने या हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जितने भी हमारे और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी का ये नारा है कि स्वरोजगार होना चाहिए, तो यह स्वरोजगार अपने परिवार के लिए, कि हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है लाइफ में। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ परिवार को भी देखना है, अपने जिम्मेदारियों को भी निभाना है। इस चीज़ को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर हम रोज़गार के साथ साथ अपने दूसरे प्रवासी भाइयों का भी को भी रोज़गार दे पाएँ यहीं पर और उसके सृजन कर पाएँ, तो ये इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आपके नेतृत्व में आईआईए एक बहुत बड़ा मंच बनकर उभरा है देश का, तो एक अध्यक्ष के रूप में अगला बड़ा लक्ष्य या विजन क्या होने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया इसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आज जो हमारे देश के सामने चैलेंज है इंपोर्ट का, क्योंकि हम लोग जो है जब जीडीपी की बात करते हैं या विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारी नेट इनकम एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन। तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है या आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर विकसित भारत 2047 का निर्माण हो रहा है। तो हमारा उसके साथ अलाइन होकर अपने लोगों को जो बाहर से महंगा टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यहीं पे विकसित कराना, और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो स्किल्स है, कौशल विकास है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जिससे कि यहीं पर टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन, कौशल का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो पाए और यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव हो पाएँ, और विदेश हमारे लिए ऐसे बाज़ार हो जाए जैसे हम डोमेस्टिक बाज़ार में माल बेचते हैं, ऐसे हमारे विदेश भी बिल्कुल डोमेस्टिक की हैसियत से कॉम्पिटिटिव वे में हमारे लिए उभर के आ रही। यही हमारा विज़न है और हम अपने साथियों से इसी को परिलक्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक सवाल मेरा रहेगा, आईआईए की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रहता है। आपको लगता है कि जो मंत्रालय होते हैं, उद्योग मंत्रालय होते हैं, इनमें कोई उद्योग जगत का ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मंत्रालय मिले, मंत्री की भूमिका निभाने को मिले, तो दर्द समझ पाए व्यापारियों का, उनके लिए काम कर पाए, चाहे जीएसटी जैसी समस्याएं हों या अन्य जो समस्या हो आगे बढ़ने के लिए, तो उद्योग जगत से किसी को यहाँ पर चुनाव मिलना चाहिए, उनको पद मिलना चाहिए जिससे कि बेहतर हो सके। मानते हैं? मैं ऐसा महसूस करता हूँ जी कि बहुत सी जानकारियाँ हमारे जो आज मंत्रालय हैं या मंत्रीगण हैं जी, उनको काफ़ी कुछ व्यापार की और चीज़ों की नॉलेज है जी, और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो आज जितनी भी विशेष उन्होंने समितियां गठित करी हैं उसमें हम जैसे जो आईआईए जैसे हमारी एसोसिएशंस हैं उनका कहीं ना कहीं सहभागिता ले रहे हैं वो, और उनके सुझाव के आधार पर पॉलिसीज का निर्माण हो रहा है। तो जैसे एक आईएएस ऑफिसर अपना काम करेंगे, लीगल सेल्स अपना काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग अपने करेंगे, वो काम भी जरूरी है इंटीग्रेशन के, लेकिन वो व्यापार के हम लोगों के सुझाव ले रहे हैं और उसी बेसिस पर पॉलिसीज बनकर सामने आ रही हैं। तो आज अभी मैं दूसरे प्रदेशों में भी बात कर रहा था तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ जो पॉलिसीज आई हैं वो पॉलिसीज ऐसा लग रहा है किसी व्यापारी ने बनाई है, ये योगी जी ने तो नहीं बनाई। तो मैं हंस पड़ा, नहीं बनाई तो हमने योगी सरकार नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो सबकी साझेदारी ले रहे हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत नज़दीक है व्यापार के, तो ऐसा मुझे महसूस होता है। तो दिनेश गोयल जी, आपने अपना कीमती समय आज दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. और जो भी युवा दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए दिनेश गोयल जी की एक बात बहुत मायने रखती है कि परिस्थितियां कोई भी हो, टेंशन लेने से या फिर रोने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल होता है उसकी आगे के प्लानिंग में। तो जितने भी युवा दर्शक हैं आज उनके लिए आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल जी ने ये बड़ी सीख दी है। तो मैं उम्मीद करूंगी दिनेश जी कि आपकी ये सीख हमारे देश के युवा अपने जीवन में इसको आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सी न्यूज़ का पवन शर्मा जी का बहुत बहुत आभार।